इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट में राज्यों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आर्थिक सुधार के लिए और जिस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था आई है उसको और तेजी से हम लोग बढ़ा पाएं, ये एक प्रयास किया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से ये आग्रह करूंगा कि इन प्रस्तावों को वो स्वीकार करें और विशेष रूप से जितने हमारे सुधार के कदम आते हैं, मैं खड़गे जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि आपने इतने साल देश में राज किया है, कम से कम देश इस परिस्थिति में, दुनिया की में कमजोर परिस्थिति में कमजोर ना पड़े, उसमें सरकार आपके सहयोग और सहायता की अपेक्षा करती है। मुझे उम्मीद है कि वो सहायता और सहयोग आप देंगे। आपका बहुत बहुत जी क्या कहना एक दो क्लैरिफिकेशन आपके लोग यू ऑल्सो एवरीबडी विल 1 minute प्लीज नो यस कर सर। अध्यक्ष महोदय, जेटली साहब जी बहुत लंबा तकरीर किए, जवाब दिए और 1.5 घंटे तक उनकी तकरीर हम बड़े शांति के साथ सुने। लेकिन ये देश को ये बताने में वो भूल गए कि उनको जो फायदा ये क्रूड ऑयल और पेट्रोल से जो भी पैसे आए थे 1,50,000 करोड़, आज के क्वेश्चन में ही आपके मिनिस्टर ने ये स्वीकार किया है कि जो पैसा हमको आया है या एक्साइज ड्यूटी के तहत, वो आधे से ज्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया है और कंज्यूमर्स को ट्रांसफर करने में हम नहीं किए, केवल उसमें 50% ही हम दिए हैं, ये उन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी फायदा हुआ उसका 1/4 भी कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं किया और आप कह रहे हैं कि सारी चीजें हमने की है। दोबारा भाषण नहीं, भाषण नहीं। दूसरी चीज, आपके जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्हीं का कहना है कि 2004 से 2014 तक जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग थे उनको उसमें से 30% लोगों को ऊपर उठाया गया है बिकॉज ऑफ यूपीए के सो मेनी इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम्स। ये आप ही के लोगों का कहना है, मेरा नहीं, कि बहुत से जो मैंने आपके जो एडवाइजर हैं, अरे आपके जो आप पूछे आपके एडवाइजर ने ही कहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो यूपीए के जो प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम गरीबों के अच्छाई के लिए और उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। लेकिन आपने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए फिर भी आपने मोदी साहब जो कहे थे उसका फिर समर्थन किया कि ये उनका ये नरेगा स्मारक है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। आपने अप्रत्यक्ष रूप से फिर कहा। तो मैडम स्पीकर एक सुनिए। नहीं, आपने फिर शुरू कर दिया भाषण। नहीं, व्हाट इज दिस क्लैरिफिकेशन? जो चीजें उन्होंने कही है वो सत्य से दूर है और ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन ओनली दैट क्लैरिफिकेशन नहीं, ये दोबारा ऑल थिंग्स वी हैव डन। और जब दुनिया में जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये मानते हैं 2008 में ग्लोबल क्राइसिस था, फिर भी भारत का जो आर्थिक स्थिति था वो सुदृढ़ था और मजबूत था, ये सबका कहना है। लेकिन आप उसको नहीं मान रहे। Yes, Mehtab ji, no, not everybody. Mehtab ji, you want any clarification? Madam Speaker. Yes. Mehtab ji now. Yes. Patiently heard what the finance minister has said. Only Bharturari Mehtab ji. Today morning, yes, while going through the newspaper,
I also read a statement Yes. of the finance minister relating to NPAs. Along with that statement, the SEBI chairman has also come out with a statement that those defaulting corporate bodies who have large amount of NPAs will not be allowed to participate in the share market. So these two opinion is there before the public. I was anxiously waiting for the finance minister to spell out what steps are going to be taken against the derelict corporate bodies or persons who have actually bungled. Because RBI, because I had quoted the statement of the RBI governor, Yes. who has come out very openly, those who have bungled, they should be punished, they should be penalized. But from the finance minister's statement, he has categorically mentioned there are two types of NPAs that Yes, are there. I'd like to understand from the finance minister Yes, to come out with a full white paper against those corporate people who have actually bungled. And second point is, I would like to understand, he has repeatedly mentioned about Polavaram project. Odisha is not against Polavaram project, I have said it very clearly. But there has been an agreement, tripartite agreement, and the matter is before the Supreme Court. Yet, repeatedly the government of India is saying that we are going to provide, and Andhra government is also proceeding with that. Finalize it before the court. Have a settlement, and then provide the money. Yes, okay, okay, it's okay now. No, I'm sorry. No, ये तो हर कोई पूछेगा. I'm sorry. Yes, Mr. Minister. No, nothing. It is not like that. No. Yes. No. Yes. No. हर कोई पूछेगा ये नहीं होता है बेटी. No. Now it is not. It's okay. Yes. He will answer. He will. Yes. बैठिए. No, nothing will go on record. Only minister. Yes, Mr. Minister, you start. Only your version will go on record. Yes. माननीय खड़गे साहब ने दो तीन विषय उठाए हैं. खड़गे साहब ने दो तीन विषय उठाए हैं. एक विषय उनका कि तेल के दाम कम होने से सारा का सारा जो पैसा बचता है उसका क्या हुआ. खड़गे साहब, आप पूरी अर्थव्यवस्था को देखिए. जो तेल के दाम का कम होने का लाभ हुआ, वो पैसा लाभ तीन हिस्सों में बंटता है. आपने दो का जिक्र किया है, तीन है. जब तेल कंपनियां, जिसमें पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां हैं, ये दुनिया के बाजार से कच्चा तेल खरीदती हैं, तो उन फ्यूचर परचेजेज में आरंभ में, क्योंकि एक कल्पना नहीं थी कितना घटेगा, उनका घाटा हुआ. किस प्रकार का घाटा हुआ? उन्होंने $80 के हिसाब से तेल बुक किया और खरीदा, और जब तक बांटना शुरू किया, बेचना शुरू किया, तो वो $60 कीमत आ गई थी. एक स्थिति ऐसी थी कि इन कंपनियों का लगभग 30,000 करोड़ का घाटा था. वो इनकम टैक्स बढ़ाने से या कोई और टैक्स बढ़ाने से पूरा करना है क्या? स्वाभाविक है कि उस पहला कोई भी कंपनी जो दाम तय करती है, अपना घाटा उसमें से पूरा करेगी. उस घाटे को हटाया गया, और वो कंपनियां लिस्टेड कंपनीज हैं, सरकार भी शेयर होल्डर है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी हैं. उसका एक बड़ा हिस्सा हर 15 दिन बाद तेल कंपनियां उसका समीक्षा करती हैं. हर महीने की अंतिम डेट को और मध्य में हर 15 दिन बाद उसकी नई कीमत की घोषणा करती हैं. बढ़ता है तो बड़े का लाभ मिलता है, घटता है तो वो जिम्मेवारी प्लीज वो उपभोक्ता को जाता है. तो जो 80-82 रुपए तक था, वो 58-57 आया. कुछ राज्य सरकारों ने भी, जिसमें हर राजनीतिक दल की सरकार है, क्योंकि राज्यों को एक नुकसान भी हुआ. मैं राज्यों की तरफ से ये कह रहा हूं कि राज्य एड वैलोरम परसेंटेज के हिसाब से वैट लेते थे. जब दाम घटा तो उनका परसेंटेज कलेक्शन कम हो गया. तो कई राज्यों ने
जहां आपकी पार्टी की भी सरकारें हैं, उन्होंने अपना वैट बढ़ाया, तो उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। कम से कम राज्य सरकारें भी उस पैसे का प्रयोग किसी व्यक्तिगत जेब में नहीं डालती, वो भी जनता के लिए करती हैं। जो केंद्र सरकार के पास आया उसका एक छोटा हिस्सा सेस के रूप में या एक्साइज के रूप में, वो सारा का सारा पैसा हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्चना था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चने से रोजगार भी बढ़ता है, अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, जीडीपी भी बढ़ती है। और इसलिए जो आदमी तेल खरीदता है स्कूटर, कार या ट्रक चलाने के लिए, वो सड़क का भी प्रयोग करता है, तो ये उसका योगदान सड़क के निर्माण में लगा। तो आप व्यापक अर्थव्यवस्था को देखिए। सर, द कंज्यूमर इज ऑल्सो गेटिंग अ रोड। सर, आई थिंक there is something wrong in my effort to explain, because a simple explanation that the consumer is entitled to pay less for petrol, he is also entitled to a good road, and therefore the consumer gets a good road. Please, Yes, sir, why you are answering? I think nothing when is we are in going on power, you record. allow us It to is run it not our fair. way. Secondly, I don't think the statement which you are attributing to the chief economic advisor appears to be accurate, but I don't join issue on this. Now again your argument that these are our schemes. Very well, you want to take the credit. That day on Aadhaar also I said you want to keep the copyright, please keep it, but at least then stand up and support the budget, because it's your schemes. The very fact that you say I will still oppose it means you have some doubts or you have changed your views, or where you stand on issues depends on which side you sit on. Yes. Mr. Mehtab wanted to know the SEBI chief's statement is with regard to willful defaulters. Now, willful defaulter is a phrase under the RBI guidelines where a defaulter is declared as a willful defaulter, and now if you are a willful defaulter, you are barred from the rest of the financial system from either taking loans in any name or your name or any other company. Other companies you are associated with, you are debarred. So he has made a statement that they will debar him from financial dealings, that he can't get money from the market, from the bank, so he will start raising it from the market by misleading people. That's a facility which is to be denied to a willful defaulter. What steps is the government taking? Now, the first step is that the balance sheets must be clean. We must know where we stand. We can't function under concealed balance sheets. That's a process which is on. You take legal action where recoveries are to be made. And here I must tell you, it's a big challenge to the legal system. I have got a briefing, if some necessary there is time, I can, and the House also shares it, that the most visible of defaulters who are managing to even escape out of the country, a question we have to ask ourselves, did the legal system also act as a hurdle in the recovery? How many cases the banks in the last 3 years have had to fight against such people? And this is for every institution now to really look within. Besides that, these tough measures like declaration of willful defaulters, then you have a very strong mechanism, the SDR mechanism with the banks, whereby the banks can take over the shareholding of the company, they can compel you to sell the asset, they can bring a new promoter on. So the pressure on some of these people who have not succeeded to induct in more liquid managements, and these days you must be reading in the newspaper that some of the units are being sold, some of the companies, to persons who are in a position to induct money so that the banks itself could be returned. Then sectoral concerns that I've just explained, highways, steel, sugar, power, you have to address the cause of the illness as far as the sectors are concerned. And lastly, my appeal to this House, this country desperately needs the bankruptcy and insolvency law. It is intended to deal with these situations. The earlier we are able to deal with it in this House, I hope the committee, the joint committee which is working on it will soon give its report. And in the second half of the budget session, that gives you the power when the company is sinking to take over the management, to even transfer the management so that the incompetent and the failed can exit, the jobs can be saved,
and the more competent can come in and run the company. So you need a mechanism of this kind. These are the steps which we have taken. With these observations, Madam, I commend the उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं, और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में ISIS को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।